इस कंटेक्स्ट में आप आज चर्चा करेंगे कि टिकरी कितने तरह की सिविल कोर्ट में होती है। तो जितने तरह का सिविल सूट होता है आप लोग सब जानते हैं। जनरल सूट जो बहुत कॉमन है, पार्टीशन सूट होता है। दूसरा है टाइटल सूट, प्योर टाइटल सूट। और टाइटल सूट डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का हो सकता है या एनी अदर डिक्लेरेशन हो सकता है। इंजंक्शन का सूट स्पेशली भी हो सकता है और टाइटल में मिक्स्ड रिलीफ होता है इंजंक्शन का, परमानेंट इंजंक्शन का हो सकता है। किसी डीड के, किसी ट्रांजैक्शन के कैंसिलेशन के लिए भी सूट हो सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सूट हो सकता है। ये सब डिफरेंट नेचर का सूट होता है। अगर मनी क्लेम है तो मनी सूट होगा। अगर मॉर्गेज सूट है तो मॉर्गेज डिक्री बनेगी। मॉर्गेज में भी 3 तरह का होता है, सूट फॉर रिडेम्पशन, सूट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सूट फॉर फोरक्लोजर। तो 3 तरह का सूट होता है मॉर्गेज में भी। उसके अलावा इंटरप्लीडर सूट होता है, आप जानते हैं। इंटरप्लीडर सूट कम व्यवहार में आता है। उसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड अकाउंटिंग का सूट होता है। फिर असर्टेनमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट का होता है। तो तरह तरह का होता है। फिर टेनेंसी एक्ट के अंदर होता है एविक्शन सूट वगैरह जिसको कहते हैं। अगर लीज है टीपी एक्ट के अंदर तो उसमें इजेक्टमेंट सूट होता है। अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंक्रोच करके अपने लैंड में मिला लिया या कब्जा कर लिया तो उसके रिमूवल के लिए होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी में तो पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट बना हुआ है, उसके लिए अलग रेवेन्यू कोर्ट्स बना हुआ है। डिप्टी कलेक्टर लोग उसमें काम करते हैं और वो लैंड इंक्रोचमेंट के प्रोविजन में पब्लिक प्रॉपर्टी से इंक्रोचमेंट हटाने का अधिकार उनको दिया है। उस एक्ट में जो कलेक्टर अंडर द एक्ट कहा जाता है, अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एसडीओ, कलेक्टर, जितने भी डिप्टी कलेक्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कहलाते हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, दे आर ऑल डिप्टी कलेक्टर्स। वो सभी को जुडिक्शन दिया है। तो डिस्टिंक्शन क्या हो गया, पब्लिक लैंड अगर है तो वो सिविल कोर्ट में उसका केस नहीं चलता है। पब्लिक लैंड के इंक्रोचमेंट के रिमूवल के लिए रेवेन्यू कोर्ट में चलता है। सिविल कोर्ट को जुडिक्शन है सेक्शन 9 में, क्योंकि सूट ऑफ सिविल नेचर है तो उसको कौन कर सकता है, इंडिविजुअल कोई नहीं कर सकता है। तो उसके लिए प्रोविजन बना हुआ है ऑर्डर 1 रूल 8 जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट होता है। आप लोगों में से किसी को मौका मिला है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट को करने का? डिसाइड करने का नहीं सर, लेकिन एडमिट करने का मौका मिला है। अच्छा ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेंटिफ 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर हो सकता है, वो क्लेम करता है कि हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम इसी कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहे हैं, हमको अनुमति दी जाए। वो अनुमति कोर्ट से मांगता है। तो जब लीव मिलेगा तो कर सकता है। तो उसके लिए कोई उसको उस समय कोई प्रमाण देना नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोनाफाइड क्लेम उसका है कि नहीं, इसके लिए ऑर्डर 1 रूल 8 में ही प्रावधान है कि पहले लीव लेगा और लीव लेने के बाद एक जनरल नोटिस पब्लिश होता है। उसका मोड उसमें प्रेस्क्राइब है जिसमें पब्लिक को सूचित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा सूट फाइल किया है, आपको इसमें कुछ कहना है तो आके कहे। वो ये भी कह सकता है कि हाँ ये पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये भी कह सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव है, या चुपचाप रह सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है तब उसको लीव मिल जाता है, तो माना जाता है कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के कैपेसिटी में किया। तो उसमें वो कोई पर्सनल रिलीफ नहीं मांगता हुआ, ऐसा नेचर ऑफ रिलीफ मांगता है वो जिससे कि पब्लिक को बेनिफिट हो। तो यह समझा जाएगा कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो सूट लाया है तो उसको मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले एक ऑफिसर ने हमसे पूछा था कि परमिशन नहीं मिला है, फाइनल आर्गूमेंट में केस है और सब एविडेंस हो गया है, तो इसमें क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर जानना जरूरी है। अगर नहीं मिला है तो वो सूट मेंटेनेबल ही नहीं है। फैग एंड में फिर उसके लिए देखना पड़ेगा कि वेव कर दिया कि नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, फिर वो थोड़ा अलग मैटर हो जाता है। वो काफ़ी उसमें समय देने का भी जो सब्जेक्ट है उससे डेविएशन हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट पर ही बताएंगे। सिर्फ आउटलाइन बैकग्राउंड बता दिए कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर का सूट होता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट नेचर की डिक्री भी होती है, तो उसको एक्सक्यूशन का तरीका भी अलग अलग सीपीसी में। तो आप सभी जानते हैं कि टोटल एक्सक्यूशन चैप्टर अपने आप में खुद एक सीपीसी एक अलग किताब है। ऑर्डर 21 में 1 से लेके 106 रूल है। तो सभी रूल को सभी को जानना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार दो बार पढ़ेंगे भी तो याद रहना और मुश्किल है। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उसका कंसेप्शन बनेगा, और जब प्रॉब्लम आवेगा तब वो उसको आप खोजिएगा, देखिएगा। लेकिन जिसको कहते हैं फंडामेंटल कंसेप्शन होना चाहिए। आउटलाइन मालूम रहेगा तो आपको कंसेप्ट बना रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बेसिक कंसेप्शन एक्सक्यूशन के बारे में सभी जुडिशियल ऑफिसर को जो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं उनको होना चाहिए। अगर आज आपको इसकी जानकारी नहीं है तो कल अपलेट कोर्ट के रूप में आप फंक्शन कीजिएगा तो आपको उसमें डिफिकल्टी होगी। और बहुत सा ऐसा ऑर्डर आता है ऑर्डर 21 के अंतर्गत जो अपीलेबल ऑर्डर है। क्योंकि आप जानते हैं एक्सक्यूशन सीपीसी में हमेशा डिक्री का होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन ऑर्डर्स उसका भी एक्सक्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है, उसका है एक्सिक्यूटिबल ऑर्डर्स, सेक्शन 36 है। सर्टेन ऑर्डर्स है जिसका भी एक्सक्यूशन, जैसे उस उदाहरण के लिए बताते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि कोई केस में कोई एडजॉर्नमेंट या किसी काम के लिए आपने कॉस्ट अवार्ड कर दिया, वो कॉस्ट अवार्ड कर दिया इंट्रीम स्टेज में, तो वो उसकी डिक्री अलग से नहीं बनेगी। लेकिन जजमेंट के बाद अगर आप करते हैं, कॉस्ट देते हैं जजमेंट के टाइम में, सूट इज डिक्रीड विथ कॉस्ट, तो जिसका कॉस्ट होगा सब कैलकुलेट होकर डिक्री में आ जाता है। तो एक सेक्शन है सेक्शन 36, ये नोट कर लीजिए। ये कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री including provisions relating to payment under a decree shall, so far as they are applicable, be deemed to apply to the execution of orders including payment under an order। ये मोस्टली जहां पर पेमेंट वगैरह का ऑर्डर आता है या कोई भी डायरेक्शन रहता है, तो ऐसे केसेज में अगर वो नहीं दिया, आपने कॉस्ट का आदेश किया और नहीं दिया, तो क्या करेगा, वो एक्सक्यूशन ही उसके पास एक रेमेडी है। और अगर मान लीजिए कि 10 साल के बाद सूट डिस्पोजल हुआ और उस समय डिक्री हुई और डिक्री में कॉस्ट के साथ डिक्री हुई, तो ऑफिस ओवरलुक कर सकता है कि 10 साल पहले ऑर्डर शीट उतना नहीं देखता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिजायर ऑफ द डिक्री होल्डर और द प्लेंटिफ इन हुज फेवर ऑर्डर फॉर कॉस्ट और एनी अदर ऑर्डर हैज बीन पास्ड कंसर्निंग मॉनेटरी बेनिफिट, तो वो उसी समय भी उसको एक्सक्यूट कर सकता है। जनरल प्रोविजन हुआ कि ओनली डिक्री इज एक्सिक्यूटेबल, बट देयर आर सम ऑर्डर्स व्हिच मे आल्सो बी एक्सिक्यूटेबल। अब जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर 39 में आप इंट्रीम ऑर्डर करते हैं इंजंक्शन का, इंट्रीम ऑर्डर को वायलेट कर दिया, वायलेट करके वो डिस्पोजेस कर दिया, उसको अगर रोक लगा हुआ है जाने से डिफेंडेंट को, तो एक तो उसके लिए वो डिसोबीडियंस का करे